आपकी जेब और सपनों की रफ्तार सब एक ही सवाल पर टिकी है। आज का शो उम्मीदों का बजट 2026। 1 फरवरी 2026 को रविवार का दिन और संसद में खुलेगा देश की किस्मत का ब्रीफकेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना 9वां बजट। लेकिन असली परीक्षा कागजों की नहीं, ये परीक्षा है जिंदगी की। इस बजट को लेकर सैलरीड लोग, टैक्स पेयर्स, किसान और युवा सबकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं। इनकम टैक्स से लेकर बैंक डिपॉजिट तक, रेलवे से लेकर गैस सिलेंडर तक, हर मोर्चे पर नजरें टिकी हैं। पिछले साल 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री। इस साल सवाल यह है कि ये राहत और बढ़ेगी या बोझ और अधिक भारी होगा। आर्थिक सर्वे कहता है ग्रोथ की लाइन ऊपर है, लेकिन महंगाई अब भी सीधे जेबों पर वार कर रही है। रोजगार चाहिए, राहत चाहिए और मिडिल क्लास पूछ रहा है इस बार बचत बढ़ेगी या बोझ। इस बजट को लेकर सैलरीड लोग, टैक्स पेयर्स, किसान और निवेशकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। खास तौर पर इनकम टैक्स को लेकर लोग साफ और आसान नियमों की उम्मीद कर रहे हैं। पहले से लागू न्यू टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अब लोग ये जानना चाहते हैं कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में क्या फर्क रहेगा और कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि साल 2025 के बजट को सरकार ने सबका विकास थीम के साथ पेश किया था। एक साल पहले बजट में की गई घोषणाओं में मिडिल क्लास, किसानों, यूथ और इकोनॉमी को मजबूत करने को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए थे। अब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी, उसके बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम भी बदल जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, खर्च के, घर के खर्च, टैक्स, प्लानिंग, निवेश और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर से लेकर सिगरेट, शेयर बाजार से लेकर किसानों और सरकारी कर्मचारियों तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ बड़ा बदलने वाला है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर क्या क्या बदलने वाला है और इसका असर आपकी जेब के साथ साथ जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। खास बात यह कि बजट रविवार को है, जब पूरा देश टीवी के सामने बैठेगा, हर ऐलान पर सांस थाम कर सुनेगा। तो आज हम बात करेंगे नंबर नहीं नब्ज की, कागज नहीं जिंदगी की। जनता क्या चाहती है, सरकार क्या देगी और हम देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे, लोगों की राय जानेंगे और आपके लिए पेश करेंगे सपनों, जेब और उम्मीदों का पूरा हाल। तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीदों का बजट 2026। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहना है लोगों का, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपना 9वां बजट पेश करेंगी और इस बार बजट को लेकर लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये उम्मीदें हर साल ही होती है। चाहे हम निवेशकों की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर ले, गृहिणियों की बात कर ले, हर बार ये उम्मीद होती है सरकार से कि इस बार जब ये ब्रीफकेस खुलेगा, जब बजट का पिटारा खुलेगा, तो आम जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, किन चीजों के दाम बढ़ेंगे, किन चीजों के दाम घटेंगे, किन चीजों का असर जनता की जेब पर पड़ेगा। तो इसे लेकर हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवीश चौधरी जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, और हम उनसे जानेंगे कि इस बार का बजट क्या कुछ खास कहने वाला है, क्या कुछ खास लोगों के लिए लेकर आ रहा है। रवीश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले इस बार के बजट को लेकर आपकी ओवरऑल क्या प्रेडिक्शन है, क्या राय है, क्या अब तक आपने समझा? पिछले बजट के मुताबिक जो पूरे वर्ष एक जो चक्र चला है बजट को लेकर, बहुत सारी चीजों में बदलाव भी हुआ है, जीएसटी को लेकर जैसे न्यू रिफॉर्म सामने आए हैं। तो इस बार के बजट को लेकर आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए अपूर्वा, मुझे लगता है इस बार बहुत कुछ होगा नहीं आम जनता के लिए जिसमें उसको टैक्स का सीधा बेनिफिट मिले। इस बार 12.5, पिछली बार आपने देखा था 12.5 लाख रुपए ऑलरेडी उन्होंने एग्जिम्प्ट कर दिया था, 12,75,000 अगर मैं कहूँ टू बी वेरी प्रिसाइज जी। इस बार इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने रीड किया उसके बाद मुझे ऐसा संज्ञान हो रहा है कि इस बार कुछ खास आम आदमी के लिए टैक्स रिलीफ में कुछ मिलेगा नहीं खास।
हाँ, कैपिटल गेन में डेट इंस्ट्रूमेंट में स्पेशली कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है, लेकिन कुछ अगर कुछ बड़ा कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं आम जनता के लिए, टैक्स को देखते हुए, इनकम टैक्स को देखते हुए। जी, ऐसा ऐसा आप क्यों कह पा रहे हैं, या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत खास नहीं होने वाला है? क्योंकि पिछले बजट की अगर हम बात कर ले तो काफी कुछ राहत देखने को मिली थी, बहुत सारी चीजों के दाम हमने देखे थे, जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम कम हुए थे। फिर उसके बाद जीएसटी का जो न्यू रिफॉर्म सामने आया था, उसके बाद भी बहुत सारी चीजों के दाम कम हुए थे। देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी एग्जामेशन गवर्नमेंट ने दे दी है और इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है कि अब ज़्यादा रिलीफ देने की ज़रूरत है नहीं। और जीएसटी में जैसे आपने देखा, दिवाली से पहले बम्पर सरकार ने एक बेनिफिट दिया है आम जनता को, तो मुझे नहीं लगता इस बार बहुत कुछ आम जनता के लिए डायरेक्ट इनकम टैक्स में कोई बहुत बड़ा छूट या बेनिफिट होगा। कैपिटल गेन में ऑफ कोर्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो डिस्काउंट देंगे, क्योंकि शेयर मार्केट की जो आप हालत देख रहे हैं 2 साल से लगातार कि वो उठ ही नहीं पा रहा है, तो उसको देखते हुए शायद कैपिटल गेन में कुछ रिलीफ मिलेगी सरकार द्वारा। बाकी मुझे बहुत कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, हो सकता है 75 लाख का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 1 लाख हो जाए, या फिर 12.5 लाख का जो एग्जामिशन है वो 13 या 14 लाख हो गए। इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी रिलीफ इनकम टैक्स से मत देखिए, मुझे लगता है। ठीक है, बिल्कुल रवीश जी, मैं लौटूंगी आपके पास और फिर और सिंप्लीफिकेशन से जरूर काम होगा। जी, मैं लौटूंगी आपके पास और ये भी जानेंगे कि ये जो बजट है 2026 का, ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में क्या कोई संतुलन बना पा रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी आशीष शिवहरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, जानते हैं उनके पास क्या कुछ जानकारी है और लोग अब इस बजट को लेकर क्या अपनी राय दे रहे हैं। आशीष। बिल्कुल, आपके पास इस तरीके से जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जो है वो अपना जो है बजट पेश करेंगी। इससे पहले व्यापारी जो है वो क्या सोचते हैं, तो लेकर के आज जालौन इंजीनियर की टीम जालौन पहुंची है। वहां पर हम व्यापारियों से बात करेंगे, व्यापारी किस तरीके से इस टैक्स रिडक्शन में जो है वो छूट चाहते हैं, इसके अलावा क्या रिलैक्सेशन जो है वो मिलेंगे, हम बात कर लेते हैं। मतलब कुछ व्यापारी मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? अजय जी, किस तरीके का जो बजट है इस बार, क्या लगता है आपको, किस तरीके से जो है आप अपेक्षा कर रहे हैं? हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कम से कम 15 लाख रुपए तक की छूट मिलनी चाहिए, और जो लघु बचत है उसमें ब्याज पे छूट मिलना चाहिए, जो व्यापारियों को और जमाकर्ताओं को ब्याज पे छूट मिलना चाहिए, क्योंकि ब्याज पे छूट नहीं मिलेगी तो आदमी परेशान होता है। और कम से कम 15 लाख रुपए की छूट इनकम टैक्स में मिलनी चाहिए। चलिए और लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? विजय बंसल। विजय जी, ये बताइए किस तरीके का आप जो बजट से अपेक्षा कर रहे हैं इस बार? बजट में तो अपेक्षाएं बहुत हैं। हम चाहते हैं जीएसटी स्लैब 5%, 10% और डीलक्स जो अपना वो रखे, लेकिन ये 12 और 18% का जीएसटी स्लैब नहीं चाहिए। चलिए हम बात करेंगे और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतोष गुप्ता। इस बार इस बजट से क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है इस बार लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, राहत मिलने की तो बात यह है कि सरकार हमेशा व्यापारी और उद्यमी के लिए कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी मेरा सरकार से निवेदन है, जीएसटी का स्लैब है और जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है उसमें सरलीकरण होना चाहिए। यदि सरलीकरण होगा, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और उन रजिस्ट्रेशनों का असर सरकार की अर्थव्यवस्था पर अवश्य पड़ेगा। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है इस बार बजट में कुछ राहत मिलेगी? जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सोने चांदी के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार कुछ दाम लग रही है, सरकार को अच्छी कमाई हो रही है, जीएसटी का लगातार रोज बढ़ता जा रहा है। उम्मीद यही करेंगे हम कि सरकार व्यापारियों का ध्यान रखे। व्यापारी वैसे इस समय बहुत आर्थिक मंदी के माहौल से गुजर रहा है, उसको कुछ ताकत मिले, उसको कुछ बैंकों से कुछ कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज पे पैसा मिले तो वो कम से कम सर्वाइव कर सके। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से एमएसएमई जो है लगातार काम कर रही है, जिस तरीके से उद्योग जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार बजट में कुछ लोगों को राहत मिलेगी, कुछ नए आयाम जो है मिलेंगे, कुछ नई चीजें जो है वो सामने आएंगी? आना तो चाहिए मोदी जी के हिसाब से। हम तो सराफा बाजार के हैं साहब, श्याम किशोर गुप्ता सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तो क्या लगता है आप जी सराफा बाजार में इतना जो उठापटक चल रही है एमसीएक्स के कारण से, सटोरियों के हाथ में ये पूरा बाजार चला गया है। इससे बाजार इतना प्रभावित है कि छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कारीगर भुखमरी के कगार पर है। तो कृपया मैं मोदी जी से इस तरफ जरूर आग्रह करेंगे कि वो आए, इसको देखें, क्योंकि सोने चांदी का व्यापार इतना चौपट हो रहा है, छोटे छोटे व्यापारी बिल्कुल ही भुखमरी की कगार पर है। जीएसटी जो 3% है उसको कम किया जाए और 15 लाख का स्लैब किया जाए इनकम टैक्स में, इस चीज को ध्यान रखें। चलिए और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है आपको इस बार जिस तरीके से जो व्यापारियों को क्या उम्मीद, व्यापारी जो है आप क्या उम्मीद करते हैं?
व्यापारी तो उम्मीद यही करता है कि इनकम टैक्स की जो रेंज है 12 लाख उसे 15 लाख किया जाए, जीएसटी के रेट्स में थोड़ी सी और कमी की जाए, जहां जीएसटी लोग चोरी कर रहे हैं वो चोरी रोकी जाए तो और अधिक जीएसटी सरकार के पास आएगी, मुफ्त योजनाएं बंद की जाए। चलिए, तो अपूर्वा, आपने सुना है, ये हमारे साथ कई व्यापारी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कुछ युवा व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको भाई, इस बार बजट से क्या उम्मीद है? जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कुछ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है इस बजट से, जिस तरीके से बजट जो पेश होगा, क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं आप? हमारा मानना ये है कि जैसे जीएसटी के स्लैब में सरलीकरण किया गया है, तो जीएसटी में एक विधान सरकार को और लाना चाहिए जिससे कि छोटे से छोटा व्यापारी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सके, और उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि इसकी जो आमदनी है मासिक 1 लाख से कम है या उससे भी कम है तो वो नील भेजे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का विधान सबके पास होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन सब लोग कराएंगे तो निश्चित तौर पर उम्मीद क्या करते हैं आप? उम्मीद क्या है? उम्मीद तो हम ये करते हैं कि शहरों की तर्ज पे ग्राम पंचायतों को भी एक विशेष फंड की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि बिना ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के ये देश विकसित भारत की परिकल्पना पूरा कागज है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव में विशेष रोजगार के लिए फंड की व्यवस्था सरकारें करें, जिससे गांव का आदमी जो दाएं बाएं भटकता है दूसरे प्रदेशों में, उसे भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। बताइए, आप क्या मांग करते हैं? आप एक व्यापारी हैं, लगातार आप व्यापार भी करते हैं, क्या समस्याएं आती हैं, क्या मांग करते हैं हमारे इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से, ताकि उस बजट में जो आपको रिलैक्सेशन मिल सके? एक तो सबसे पहले कॉमन डिमांड तो सबकी यही है कि जो इनकम टैक्स की छूट है वो 12 लाख से 15 लाख की जाए। दूसरा, बजट उम्मीद है मोदी जी सभी का ख्याल रखेंगे, बजट अच्छा ही होगा, लेकिन एक डिमांड बहुत समय से शेयर मार्केट से की जा रही है, वो ये कि शॉर्ट टर्म टैक्स जो है बहुत ज्यादा है, उसको कम किया जाए। अपूर्वा, आपने सुना कि जालौन की जनता जो है वो क्या बिल्कुल चाह रही है? आशीष, देखिए जनता की उम्मीदें इस बार भी बजट को लेकर काफी ज्यादा है। वो चाह रहे हैं कि जो एक आर्थिक बोझ बढ़ जाता है उन चीजों पर लगाम लगाई जाए, रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए इस बार के बजट में काफी कुछ खास उम्मीदें इस बार व्यापारी वर्ग को भी है। सीधे रुख करते हमारे साथ अर्थशास्त्री रवीश चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं, समझते हैं इस पूरे बजट को लेकर वो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, भविष्य के तौर पर वो इस बजट को कितना अच्छा मान रहे हैं। रवीश जी, अपने सहयोगी के पास जाने से पहले मैंने एक सवाल आपसे किया था कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं, कितना ये संतुलन बना पाएगा या बना पा रहा है? अपूर्वा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और बेसिकली बजट होता इसीलिए है। हम अक्सर बजट को पब्लिक आम आदमी से लिंक करते हैं, लेकिन ये देश का बजट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो बजट के जो की पॉइंट्स होंगे। मेरे ख्याल से ये बजट 4.4% डेफिसिट पे होगा, यानी जो 4.5 डेफिसिट सरकार ने सोचा था कि इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो शायद ये 4.4 तक रहेगा। 4.4 एक बहुत ही अच्छा डेफिसिट अगर मेंटेन कर पाती है सरकार, तो एक बहुत अच्छा बेंचमार्क होगा। जो ग्रोथ यानी 7.2 या 6.8 के आसपास जो इन्फ्लेशन हम टारगेट कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा डेफिसिट होगा। दूसरा, ये बजट एआई को और डिजिटल इंडिया और हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और रूरल जॉब्स को लेके ज़्यादा फोकस्ड होगा। आप देखेंगे मनरेगा को धीमे से साइड करके वीबी ग्राम जैसी नई नई स्कीम्स आएंगी जिसमें रूरल जॉब्स को बढ़ावा दिया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स में पैसा डाला जाएगा। हाँ, डिफेंस एक मेजर, मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार जरूर से डिफेंस में अच्छा खासा इन्वेस्ट करेगी, और केपेक्स इस बार देखने लायक होगा कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सब सेक्टर्स में सरकार कर रही है। जो मुझे लगता है डिफेंस में इस बार बढ़ेगा, एजुकेशन में बढ़ेगा, एआई ओएस बेस्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल रवीश जी, आपने डेफिसिट का जिक्र किया है, तो क्या यहाँ पर यह माना जाए कि सरकार इस बार फिजिकल डेफिसिट टारगेट को लेकर चल रही है? बिल्कुल, जो पिछली बार टारगेट था सरकार का 4.5 डेफिसिट, 4.5% ऑफ जीडीपी डेफिसिट टारगेट था उनका। इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मुझे लगता है 4.4 जो टारगेट 4.5 था उससे भी बेहतर इस बार 4.4 टारगेट सरकार लेके चल रही है, और ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। यूएस का 6 है, यूके का 7 है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ जो 6.8 से 7.2 इन्फ्लेशन रेट पे चल रही है, उस हिसाब से 4.4 इज वेरी गुड जो लेके चल रहा है।
इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार बातें हो रही हैं $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की। वो आपको क्या लगता है इस बजट के बाद उनमें तेजी आ पाएगी? $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जो बातें हो रही हैं उनमें कोई तेजी आप देख पाएंगे? देखिए पूर्वा, एक अच्छा बजट वो होता है जहां पर ट्रांसफर पेमेंट्स यानी फ्रीबीज, मुफ्त बांटने वाली स्कीम्स कम होती हैं और देश के कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां से ₹1, ₹2.5, ₹3 बन के आपको मिलता है वापस, उसमें जब खर्चा करती है सरकार तो बेनिफिट होता है। तो ये देखने वाली चीज है क्या ये फ्रीबीज इस बार कम होंगी, ज्यादा होंगी। अगर फ्रीबीज, मुफ्त सेवाएं, सुविधाएं कम रहेंगी, जरूरी हैं, बट ऐसा नहीं जिससे सरकार कुछ बेनिफिट लेना चाहे। जी। आप समझ रहे होंगे, वोट बैंक बढ़ाना चाहे, ये सब मैं पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ। बट अगर फ्रीबीज और मुफ्त सेवाएं कम होंगी और केपेक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्चा होगा तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बजट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। रवीश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हम हमारे साथ जो मेहमान हैं रवीश चौधरी जो इकोनॉमिस्ट है, हम उनसे देश को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस बजट का जो असर है वो देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये देश का बजट है। तो वही दूसरी तरफ हम अपने सहयोगियों से भी जुड़ रहे हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आम जनता का इस बजट पर क्या विचार है, वो क्या सोच रहे हैं और इन बजट का उन पर क्या असर पड़ने वाला है। सीधे प्रयागराज चलते हैं। अमित, आपके साथ क्या लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए। बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कितनी उम्मीदें इस बार जनता को बजट से है? बिल्कुल, मैं इस समय प्रयागराज में हूँ। तो प्रयागराज में जो युवा है, सबसे ज्यादा जो बजट की जो अपेक्षा होती है वो युवाओं से होती है। तो मेरे साथ युवा भी है, उनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल हसन है। राहिल जी, बताइए कि अब की बार के बजट में आपको क्या अपेक्षा है, कैसा बजट होना चाहिए, बताओ। बिल्कुल, हम लोग की अपेक्षा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य करें, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी काम करिए। बहुत अपेक्षा है कि हमें तो खासतौर से अपेक्षा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम होना चाहिए। बहुत पिछड़ापन अभी भी है, बहुत महंगी शिक्षा हो गई इस समय। और मुझे लगता है कि गरीबों और जो मिडिल वर्ग परिवार है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार को इस बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था लेके आनी चाहिए कि उनका भार कम हो, ताकि उनके बच्चे उससे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। और शिक्षा जितना अच्छा ग्रहण करेंगे, आने वाले समय में हमारा देश समाज बहुत प्रगति करेगा। तो मैं सरकार से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास और जो बेचारे गरीब वर्ग हैं वो अपने बच्चों को कैसे उच्च शिक्षा ग्रहण करा सके। सरकार उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट ला के सहायता करे। मतलब इसमें जो गरीब बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और साथ ही जो महंगी फीसें हैं उसका भी ख्याल रखना जाए। मैं शिक्षा का नाम ले लूं, है तो और भी क्षेत्र जो है किसानों के लिए काम करना है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शहरी विकास करना है, जो ग्रामीण का विकास, क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, उन सबको लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं कि इस बार कुछ ऐसा बजट लेके आए ताकि हर वर्ग को जो है कुछ ना कुछ बड़ा लाभ मिले। छोटे छोटे लाभ तो हमेशा सरकार देती रही है, कुछ हम चाहते हैं कि इस बार कुछ बड़ा लाभ मिले कि ताकि बिल्कुल बड़ा लाभ मिले, इनका ये कहना है। और भी लोग हैं, आप भी आइए। क्या नाम है आपका? विक्रांत जी, बताइए कि अब की बार के बजट में आपको कैसी अपेक्षा है कि कैसा बजट होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारी अपेक्षा है, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए ज्यादा अपेक्षा है कि शिक्षा के क्षेत्र में और बजट अच्छा आ जाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में फीस वगैरह कम हो जाए और जितनी भी खेती वगैरह के लिए किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था रहे, ताकि जो है किसानों को अधिक से अधिक जो है सुविधाएं मिले, ताकि जो है किसान भी अच्छी से खेती कर सके। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है कि महंगाई भी कम हो, थोड़ी सी महंगाई भी कम होनी चाहिए, कि महंगाई अच्छी बढ़ती जा रही है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोगों को रोजगार भी बहुत आवश्यक है। रोजगार भी हमारी सरकार की अहम समस्या है। रोजगार बढ़ जाए जिससे कि सरकार को और अच्छी सफलता मिल सके। रोजगार बढ़ना चाहिए। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है आपका? राशिद राही। राशिद जी, ये बताइए कि इस बार के बजट में कैसा बजट हो गया? इस बार के बजट में घर की महिलाएं और जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, सब इंतजार देख रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा बजट में लाएंगे, सबको सुविधा मिलेगी और इससे जो है गरीबी दूर होगी लोगों की। जो आजकल कारोबार में जो थोड़ा सा धीमापन है, लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि जो है, मुझे क्या सभी को लगता है कि मोदी जी है कि इस बजट में जो है सब गरीबों को फायदा करेंगे। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई तो होना चाहिए। और भी है। राहिल जी, ये बताइए कि अब की बार की महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर महंगाई, क्योंकि लोगों की जेब बहुत ज्यादा टाइट है और वो ढीली होनी चाहिए थोड़ी सी, जिससे लोगों को राहत मिले। ऐसा सरकार ने जीएसटी कम कर राहत देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत
इंसफिशियंट है, कम है। मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा लाभ लाए जो है, ताकि जो है पूरा भारतवर्ष का परिवार, प्रत्येक परिवार, खाली कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों का लाभ ना मिले, सारा परिवार का लाभ उठा सके। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम होना चाहिए। अभी भी हमारा गरीब, हालांकि सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं, लेकिन धरातल पे वो चीज दिखनी चाहिए। धरातल पे वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। सरकार पे बजट पे ऐसी चीजें लाएं, धरातल पे काम हो, और सचमुच वो ठीक जो है, योजनाएं बिल्कुल हैं वो अमित। देखिए, लगातार लोगों का ये कहना है कि रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, ताकि व्यापारी वर्ग को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। शिक्षा को भी और बेहतर तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। सीधे रुख करते हैं हमारे मेहमान का। रवीश चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवीश जी, हम फिजिकल डेफिशिएट की बात कर रहे थे। अगर इसको हम और बेहतर तरीके से समझें, तो इसके अलावा अगर हम इसको इस तरह से देखा जाए कि फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, जो इस तरह से देश पे जो कर्ज बढ़ रहा है, उसके बीच में फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को आप कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, कितना आप इसको जरूरी मान रहे हैं? देखिए, फिजिकल डेफिसिट ये बताता है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, और डेवलपिंग कंट्री हमेशा फिजिकल डेफिसिट इसलिए दिखाती है कि मेरा आमदनी 98 है लेकिन खर्चा मैं 1 रुपए कर रही हूँ। 1 रुपए मतलब ये पब्लिक के लिए सरकार एक्स्ट्रा कदम लेके काम कर रही है, सरप्लस में काम नहीं कर रही है। सरकार कोई मुनाफाखोरी नहीं कर रही है, सरकार दे रही है। आपके पिता माता जी की तरह हैं जो आपको दे रही हैं। तो ये एक संतुलन बनाना पड़ता है कि कहीं फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि इन्फ्लेशन जिसके अफेक्ट कर जाए और प्रॉब्लम हो जाए, लोगों के पास इतना पैसा आ गई, महंगाई और बढ़ गई। और वहीं आपको ये भी देखना है कि मैं कहीं मुनाफाखोरी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं जा रही हूँ, ताकि जो रुपया हमारे सिटीजन तक पहुँचना चाहिए वो उस वहाँ तक पहुँचे। सरकार उसमें एक कदम एक्स्ट्रा लेती है, इसलिए बोरोइंग, फिजिकल डेफिसिट पूर्वक क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि मुझे बोरोइंग कितनी लेनी है, मेरा खर्चा इतना है, मेरी इनकम इतनी है। जो डिफरेंस आता है उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, जब इनकम हमारी कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट ये बता रहा है कि मुझे इतना पैसा और चाहिए, और इसके लिए सरकार बोरिंग कहाँ से करती है, अपने सिटीजन से करती है, बॉन्ड्स निकालती है। तो इन टर्म्स ये एक अच्छी प्रणाली भी है जिसमें सरकार घर से ही पैसा लेकर घर पे ही लगाती है और फिर उससे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल रवीश जी, मैं ये उम्मीद भी हम ये कर रहे हैं जी, बिल्कुल हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारी जो ये बातचीत है, हमारे जो सवाल जवाब हो रहे हैं, इससे जो हमारे दर्शक हैं उनको इस बजट को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल रही होगी। अब सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी जय शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जय, इस वक्त आप प्रदेश की राजधानी में, आप राज्य की राजधानी में इस वक्त आप वहां पर हैं, क्या लग रहा है, किस तरह से वहां के लोगों को लेकर लोग इस बजट को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से वो इस बजट को देख रहे हैं और समझ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बजट की बात करें तो लगातार हर वर्ग को उम्मीद है इस बजट से कि इस बार सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग से हो, चाहे वो व्यापारी गण हो, चाहे किसान हो। किसानों को भी बड़ी उम्मीद है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो पिछली बार भी उनको ये उम्मीद थी कि जो किसान सम्मान निधि है उसकी जो राशि 6,000 रुपए सालाना आती है उसमें इजाफा हो, कम से कम 10,000 हो जाए। और जो खाद के जो दाम है, दामों को लेकर के भी लगातार वो यही सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि कम होने चाहिए। तो ऐसे में खासतौर पर किसान के लिए हालांकि शुरुआत से ही सरकार ने सोचा भी था और तमाम तरह के काम भी किए गए। ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, और इस बार के बजट की बात करें तो किसानों को यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए जो किसान सम्मान निधि है वो जरूर बढ़ाएगी। कुछ किसान भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप जिस तरह से किसान नेता हैं और लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं, इस बार जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? तो लगातार सरकार के प्रति किसानों का रुझान बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सरकार आज जो तीसरे कार्यकाल में जो दूसरा बजट हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी जो दे रही हैं, उसमें किसान बहुत सारी आशाओं के साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि सम्मान निधि, जैसे कि सम्मान निधि को लगातार किसानों ने एक आवाज उठाई है, और हम लोग क्योंकि किसान नेता हैं सरकार से भी अपनी बात रखते हैं, पत्र के माध्यम से भी भेजते हैं। और एमएसपी को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है देश के किसानों का कि एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। जिस तरह से एमएसपी को बढ़ाना चाहिए, जो कम से कम लागत मूल्य से 50% ऊपर उसको लाभ मिलना चाहिए, तो वो लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है। और मंडियों में जैसे किसान की जो उत्पाद होता है उसकी बिक्री की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से अभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं चल पा रही। मैं लखनऊ की राजधानी
मोहनलालगंज क्षेत्र मतलब मंडियों में भी इजाफा करना चाहिए। इजाफा करना चाहिए। और जैसे कि फसल बीमा हो गया, फसल बीमा को एकदम मजबूत ढंग से लागू किया जाए। फसल बीमा का लाभ किसानों को सही तरीके से नहीं मिल पाता है। अगर किसी एक किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जब तक पूरे सेक्टर में क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता तब तक उसको लाभ नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस किसान का मान लीजिए पर्टिकुलर कहीं कम जगह पे ओले गिरते हैं तो ओला गिरने का मतलब ये हुआ कि उस किसान की जांच हो और उसको कम से कम वो लाभ मिल जाए। मगर ये सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है जिस पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में सब्सिडी संबंधित जो मामले हैं कि सरकार जैसे खाद की सब्सिडी देती, खाद को लेके भी सरकार वृहद रूप से सोचना चाहिए। जब खाद का समय आता है उत्तर प्रदेश में लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, हर सेंटर पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि किसान परेशान होता है। आखिर ऐसा क्यों है? मेरा तो यही है कि सरकार खाद देती है मगर खाद देते हुए भी लंबी लंबी लाइनें हैं, किसानों के साथ उत्पीड़न होने लगता है। तो सरकार ध्यान इस पे और ज्यादा दे ताकि ये समस्याएं ना आए। और आज अगर उत्तर प्रदेश हो या देश की सरकार हो, वो किसानों की वजह से ही हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री सीट पे हैं। अच्छा, अभी जैसे हम सब्जी मंडी में इस वक्त खड़े हैं, सब्जियों की बात करें, देखा जाता है किसान को हर बार आलू फेंकना पड़ता है, सड़कों पर फेंकता है। क्या कहेंगे इस बार अगर आलू के किसानों की बात करें, फसल जो उगाते हैं उनके लिए क्या कुछ सोचा है कि बजट में क्या कुछ हो उनके लिए? फिक्स रेट की मांग हर बार करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भैया जय जी, अभी आलू जो है मंडी भाव 5 रुपए किलो है, 500 रुपए पर क्विंटल मंडी भाव हमारा निगोहा क्षेत्र का आलू है। और जब हमने बीजा खरीदा था वही 2000 से 2500 रुपए क्विंटल हमने बीज खरीद के आलू बोया। आलू बोने के बाद जब आज उत्पादन हुआ तो फुटकर जो खुदरा मूल्य है वो 10 रुपए किलो भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बीघे में जो लागत है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसका भरपाई नहीं हो पा रहा। आलू रोडों पे आप देखेंगे कि किसान रोड पे आलू अपना फेंक रहा है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, सब्सिडी व्यवस्था से आलू को उठा लेना चाहिए। जैसे कि आलू की एक व्यवस्था होती है कि कोल्ड स्टोरेज में भी देख लीजिए कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वहां पे भी आलू जब किसान रखने जाता है उसको महंगे मूल्य लगा के आलू रखना पड़ता है। तो सरकार को डायरेक्ट जो है ऐसी चीजों पे ध्यान दे कि उनको कोल्ड स्टोरेज को सब्सिडी दे दे और किसान का आलू निःशुल्क रखा जाए या बहुत कम लागत में रखा जाए। ठीक है, बिल्कुल अमित, देखिए आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार किसान को एक जो उम्मीद होती है बजट से वो हर बार जो है यहाँ पर किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है किसानों को बजट को लेकर कि इस बार के बजट में उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, इस बार का बजट उनको कितनी आर्थिक राहत पहुंचाने वाला है। तो सीधे अब हम रुक करते हैं हमारे मेहमान रवीश चौधरी जी को और हम उनसे समझते हैं। रवीश जी, अभी जैसे कि हमारे सहयोगी बात भी कर रहे थे किसानों से, लगातार किसानों की भी एक डिमांड होती है, कभी जो दाम बढ़ जाते हैं फसलों के, इन तमाम चीजों को लेकर जो एक परेशानी होती है, जो मुआवजा होता है, ये सब कुछ उनकी एक परेशानी हर वर्ष उनके साथ रहती है। तो जो कृषि बजट है वो सिर्फ सब्सिडी केंद्रित बजट है या फिर हम इसको ये समझे कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी ये उतना ही कारगर साबित हो रहा है? देखिए पूर्व, जब तक हिंदुस्तान में हम इसको एग्रीकल्चर बोलेंगे रादर देन एग्री बिजनेस, तब तक ये समस्या आती रहेगी। जिस दिन हम इसको एग्री बिजनेस बना लेंगे और कल्चर नहीं बनाएंगे, फिर हम इसमें देखेंगे कि अपने आप इस सेक्टर में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, इस बजट में आप देखेंगे काफ़ी स्कीम्स आएंगी रूरल डेवलपमेंट में और रूरल जॉब्स में। सरकार इस समय रूरल जॉब्स पे फोकस कर रही है कि कैसे रूरल में हम जॉब्स उत्पन्न करें, पैदा करें, इस पे एक खासा फोकस है। और मेरे ख्याल से वीबीजी ग्राम करके एक स्कीम इकोनॉमिक सर्वे में उनको एक दी गई है कि ये ग्राम सर्विस निकाली जाए, मनरेगा को धीमे धीमे साइड करके, और इस नई स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा जहां पर पुश किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप में, पुश किया जाएगा जॉब्स में। इन पे मेन फोकस रहेगा और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में। बिल्कुल, तो यानी इस बार ये समझा जाए कि जो ये तमाम परेशानियां किसानों की चल रही थी वो इस बार थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी या कुछ बहुत अच्छा उनको इस बार देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रूरल डिमांड है, इस पर भी एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जो रूरल डिमांड है वो बढ़ाने के लिए ये बजट कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है इस बार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार रूरल में और काफ़ी रिकमेंडेशंस भी हैं। और ये सेक्टर ऐसा है जिसको सरकार, ये एक ऐसा सेक्टर पर सरकार कितना भी पैसा डाले, जब तक मानसिकता बदलेगी नहीं, जब तक उसको हम एक तरह से बिजनेस की तरह नहीं लेंगे, तब तक ये समस्या आती रहेगी। बिल्कुल रवीश जी, क्योंकि देखिए लगातार हालांकि इस बार काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे।
जी, इसके अलावा अगर हम रोजगार और आम वर्ग की अगर हम बात कर ले, चूंकि लगातार हमारे सहयोगी भी लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये बजट युवा बेरोजगारी जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी सरकार के लिए रहा है, नो डाउट सरकार इस चैलेंज को बहुत बखूबी एक्सेप्ट कर रही है और इस पे काम भी किया जा रहा है गंभीरता से। इस बार के बजट में कुछ बहुत बेहतर होगा युवा वर्ग के लिए, युवा बेरोजगारी कम करने के लिए? देखिए अपूर्वा, केवल 9.2 करोड़ लोग अपना आयकर भरते हैं, उसमें भी नील जो टैक्स भरते हैं, जिसमें कोई टैक्स नहीं पे करते हैं, उसकी संख्या शायद 40% से ज़्यादा है। तो आप ये देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या में सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज है कि सबको खाना भी देना है, सबको जॉब्स भी देनी है। तो इसको मीट आउट करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सरकार इस बार भी काफी अच्छा पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगी। जो लोग एआई या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा इंसेंटिव सरकार देगी। तो इसमें आप देखेंगे कि सरकार फोकस कर रही है, रादर देन वो जॉब दे, वो कोशिश कर रही है कि वहाँ एंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए जाएं, जहाँ पर वो जॉब्स क्रिएट की जाएं। तो इस पे सरकार का मेन फोकस है और इस बजट में आप देखेंगे कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सरकार इन एरियाज पे करेगी। ठीक है, बिल्कुल। रवीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और हमारे सहयोगी अमेठी से संजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, उनके पास क्या जानकारी है। संजय, क्या लोग आपके साथ मौजूद हैं, या फिर अगर आपने लोगों से बातचीत की है तो इस बजट को लेकर उनकी क्या राय है, क्या डिमांड है उनकी, और वो क्या कुछ इस बार इस बजट से उनकी उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए अपूर्वा, 1 तारीख को बजट पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो बजट पेश करेंगे और कहीं ना कहीं इस बार के बजट में जो युवा है, जो विद्यार्थी है, या जो किसान है या व्यापारी है, उनको अच्छी खासी उम्मीद दिख रही है कि बड़ी सारी चीजों की जो राहत है उनको देखने की मिलेगी। कई सारे लोग अमेठी से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे जो व्यापारी लोग हैं या जो आम लोग हैं वो कैसे इस बार बजट को देख रहे हैं और क्या कुछ राहत की उम्मीद इस बार बजट में लगाए हैं। देखिए हम चलते हैं और इनसे बात करते हैं, क्या नाम है और किस तरीके की बजट की आस इस समय लगाए हैं। मेरा नाम कार्तिक सिंह है, मैं एक छोटा सा व्यापारी, मेरे एक बेकरी शॉप है जिसके आप खड़े हैं भादर बेकरी सेंटर। ये अभी जो ये नया बजट पेश होने वाला है, अभी पेश नहीं हुआ, लेकिन इससे ग्रामीण किसानों को भी बहुत राहत की मांग है और युवाओं को भी और व्यापारियों को जीएसटी से लेकर लोन की सुविधाओं में भी की जरूरत है। और युवा को सरकारी नौकरी के स्कीम लाए जाएं तथा इसके साथ इसमें स्किल डेवलपमेंट और कुछ स्टार्टअप की भी व्यवस्था सरकार बनानी चाहिए। और किसानों को जो खेती महंगी होती चली जा रही है, खेती के बजट को ध्यान में रखते हुए खाद से लेकर सिंचाई तक की, बिजली से लेकर भरपाई। व्यापारियों को किस तरीके से राहत की उम्मीद है? आप व्यापारी हैं तो कैसी राहत की उम्मीद है? जी, व्यापारियों को जीएसटी में राहत चाहिए और जो ये लोन की स्कीमें हैं इनके तौर तरीकों में सुधार होना चाहिए। और जो नए व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको नए स्टार्टअप में जितनी सुविधाएं होंगी सरकार द्वारा प्राप्त हो। यही बिल्कुल। देखिए जो नए स्टार्टअप व्यापारी हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। भैया उनसे भी बात करते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि बजट पेश होने वाला है और केंद्रीय बजट है, किस प्रकार की आस लगाए हैं इस बार बजट में? कल का दिन बहुत बड़ा दिन है और युवा वर्ग और किसान और नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, ये सारे लोग बजट को बहुत ही उम्मीद से देख रहे हैं। युवाओं के लिए नौकरी, ऐसा बजट हो जिससे नौकरी उनके लिए उपलब्ध हो सके, किसानों को सस्ती खाद मिल सके, उनका जो उत्पादन है उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उनको मतलब विक्रय कर सके, ये सारी सुविधाएं। और टैक्स, यानी ये उम्मीद है कि इस बार का बजट जो है वो काफी कुछ राहत लेकर आएगा। राहत उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद बहुत है। देखिए उम्मीद बहुत है लोगों को कि इस बार का जो बजट है वो राहत लेकर आएगा और तमाम वो क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को राहत है। एक भैया हैं और भी बात कर लेते हैं उनसे, कैसे देखते हैं क्योंकि बजट आने वाला है? मैं घनश्याम यादव एक किसान हूँ और जो है ये बजट किसानों के हितों में देखते हुए पेश किया जाए और व्यापारियों, किसानों और सबके लिए सबसे बड़ी महंगाई पर रोक लगाई जाए। महंगाई इतनी हो गई है कि सोने चांदी के भाव देखे जाएं तो आसमान छू रहे हैं। एक औरत को अपनी बिछुआ लेने के लिए हमको 5,000 रुपये देना पड़ रहा है, तो कैसे होगा? 5 बोरे गेहूं अगर बेचूंगा तो एक बिछुआ आएगा। इस तरह के जो बजट हैं
ध्यान में रखते हुए सबको पेश किया बिल्कुल जाए। संजय, देखिए इस बार जो जनता है उनकी उम्मीदें ये हैं कि जनता की परेशानियों को, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बार का बजट सरकार को बनाने की और इस बार का बजट लाने की जरूरत है। अपने मेहमान का रुख करते हैं रवीश जी। देखिए बार बार जैसे अभी आपने एआई टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया, डिजिटल इकोनॉमी की आपने बात कही, आपको क्या लगता है कि इस बार इन तमाम चीजों के लिए बजट में क्या कुछ खास विजन है? इसके अलावा अगर हम समझे ग्रीन एनर्जी को लेकर इस बार के बजट में आप कितना कुछ बेहतर आप मान रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा होगा, या फिर क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर? रवीश, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। ग्रीन एनर्जी पे सरकार का फोकस है। जी जी आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, ओके। तो मैं कह रहा था आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि जो आप जिस सेक्टर्स की बात कर रही हैं वो सारे प्रमुख सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार एक्चुअली पेनिट्रेट करना चाहती है, जहां पर सरकार डोमिनेट करना चाहती है। और इन विषय में स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर, सस्टेनेबिलिटी पे सरकार विशेषकर काफ़ी ध्यान दे रही है। और ये हमने पिछले बजट से देखा था, जहां पर सरकार इंसेंटिव दे रही है कि आप अगर सस्टेनेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेज लगाने, जैसे ईवी कार में काफ़ी उन्होंने सहूलियत दी है, काफ़ी पैकेजेस दिए हैं, इंसेंटिव्स दिए हैं, ये चल रहा है। इसी प्रकार इस बार भी आप एक अच्छा खासा सरकार का एक इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जहाँ पर वो इंसेंटिव्स देगी, जहाँ पर कंपनीज़ को वो अट्रैक्ट करेगी कि आप अपने प्लांट्स लगाइए, आप विंड मिल्स लगाइए, आप सस्टेनेबिलिटी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी प्लांट्स लगाने की कोशिश करिए, जहाँ पर एक अच्छा शायद आपको इंटरेस्ट माफ़ी मिलेगी, या सरकार की तरफ से ज़मीन में अच्छा खासा आपको इंसेंटिव मिलेगा, यानी डिस्काउंट मिलेगा, या फिर स्टैम्प ड्यूटीज़ में काफ़ी रिलैक्सेशन होगा। तो ये एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पर आप सरकार का विशेष पैकेज देखेंगी। एमएसएमई की अगर हम बात कर ले रवीश जी यहाँ पर, तो कितना फोकस इस बार सरकार का एमएसएमई पर रहने वाला है? क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो हर वर्ष ही और हर दिन चर्चाओं में रहता है। मैं इस पे विषय में बात करना चाह रहा था और आपने वो छेड़ दिया। एमएसएमई सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां पर रेगुलरली मैं पिछले जब से मोदी सरकार आई है मैं देख रहा हूं वो पुश कर रही है एमएसएमई। और वो पुश इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि जॉब क्रिएशन एमएसएमई सेक्टर से ही मिलेगी, जहां पर एक आम आदमी को सीधे टच करेगी सरकार, जिससे वो ग्रोथ करे या अपना बिजनेस चालू करे, रादर देन वो सरकार की तरफ देखे कि मुझे जॉब दो, वो ये कहेगा मैं जॉब बना रहा हूँ। तो इसमें एमएसएमई में आपने देखा, एमएसएमई सेक्टर में पिछली बार भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ, इस बार भी बहुत इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। लोन इजी दिए जाएंगे, जो पिछली बार सुविधाएं लोन की थी एमएसएमई सेक्टर्स को, कि जहां पर जीएसटी से लिंक कर दिया था लोन को कि आपका जीएसटी रिटर्न इतना है तो आपको लोन इतना मिल सकता है, वो एलिजिबिलिटी बढ़ेगी और काफ़ी पैकेजेस भी आएंगे, सुधारीकरण होगा। उसके बाद जो पेंडिंग पेमेंट्स थे उसके लिए जो एमएसएमई डिपार्टमेंट बना है, जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि इस तरफ वाला आदमी ने मुझे पेमेंट नहीं किया इतने दिनों से, तो वहां पर सरकार एक्शन लेती है वो डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट को और सशक्तिकरण दिया जाएगा और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे एमएसएमई की ग्रोथ और स्टार्टअप्स बेसिकली का पैसा वहाँ पर भी दिया जाएगा, कि इंसेंटिव्स पैकेजेस दिए जाएंगे जिससे वो बढ़ोतरी हो एमएसएमई सेक्टर में। बिल्कुल रवीश जी, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम बात कर ले एंटरप्रेन्योरशिप की, अगर हम यहाँ पर बात कर ले, या फिर अगर हम यहाँ पर बात कर ले कि किस तरह से गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है, उस पर भी जो बजट है उसमें बहुत सारी चीजें प्रावधान नजर आ रहे हैं बजट में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रवीश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद की जनता क्या कुछ कह रही है इस बार के बजट को लेकर? क्या उनकी राय है, सुझाव है, या फिर वो क्या चाहते हैं कि इस बार के बजट में खास होना चाहिए? देखिए, महिला फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे में जब बजट पास होगा तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बेहद उम्मीदें इस बार है, और उम्मीदें किस तरीके की हैं वो हम जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपको? जी, मेरा नाम काजल शिपर है सर। काजल जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको बजट? देखिए, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं कि सरकार ने काम तो बेहतर ही किया है, और मैं और भी उम्मीद करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो बात है वो महिलाओं की उनकी रसोई से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो रसोई का जो हमारा बजट है ना वो बहुत खराब हो जाता है। तो दालें हैं, दूध है, दही है, अक्सर रेट बढ़ते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो महिलाओं की रसोई पे ध्यान देना ही चाहिए। दूसरा, रही आज के टाइम पे जो स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और वो जो लोग जरूरतमंद हैं उन तक वो जरूर योजनाएं पहुंचे सरकार की। और एक मैं बात और कहना चाहती हूँ कि जो सुरक्षा की बात है अच्छी हुई है और बेहतर होनी चाहिए सर।
और दूसरा सीसीटीवी और लगने चाहिए, और गलियों में जैसे कि लाइट। छोटे छोटे उद्योगों की बात की जाए, सरकार पहले से हालांकि तमाम ऐसी दीदी योजना चला रही है और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को लगातार रोजगार देने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है इस बार फंड और ज्यादा आने वाला है महिलाओं के लिए? जी, मैं बिल्कुल उम्मीद करना चाहूंगी एक महिला होने के नाते कि महिलाओं के लिए फंड और आना चाहिए और ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, और महिलाएं छोटा छोटा रोजगार अपना कर सके, उसके लिए भी जरूर सरकार को देखना चाहिए। इस बार उम्मीदें ये भी आ रही है, क्योंकि और भी महिलाओं से बात हुई तो उनका कहना था कि उनको लोन प्रोवाइड करा जाए, तमाम इस तरह की चीजें हों। हाँ, देखिए, मैं वही कहना चाहती हूँ, पहले तो ऐसा कोई नहीं थी चीजें, लेकिन जब से सरकार है तब से महिलाओं को बहुत मदद है। लेकिन छोटा छोटा रोजगार के लिए सरकार भी थोड़ी और आगे आए, मदद करे उन महिलाओं को जो अपना घर चला सके, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। तो ये बहुत जरूरत है सर इन सब चीजों की। वही इंश्योरेंस वगैरह की बात की जाए, आपने मुद्दा भी उठाया था कि इंश्योरेंस भी होना चाहिए। जो महिलाएं हैं जो इलाज नहीं करवा पाती हैं, वंचित रह जाती हैं, तो उनके लिए भी एक फंड आना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जरूरतमंद लोगों के लिए जरूर फंड आना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो महिलाएं अपने में ही रह जाती हैं, अस्पतालों से इलाज नहीं हो पाता और इतना पैसा होता नहीं उन लोगों के पास वो अपना इलाज करा सकें, और हर इंसान इंश्योरेंस की पॉलिसीज के पैसे नहीं भर पाता। तो सरकार को एक आम जनता के नजरिए से जरूर देखना चाहिए, महिलाओं के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसी योजना होनी चाहिए। देखिए, तमाम वो महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि किस तरीके से जो इस बार बजट है, वो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं महिलाओं को, क्योंकि स्वास्थ्य से लेकर तमाम रोजगार तक की बातें महिलाएं कर रही हैं। साथ ही जो महंगाई की मार जो महिलाएं झेल रही हैं, उसको भी लेकर इस बार जोर देने की बात कही है कि इस पर भी जोर दिया जाए, क्योंकि घर चलाना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है। तो उस पर कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एलपीजी हो, एलपीजी गैस हो, या घरेलू दाल हो, या राशन हो, उस पर कहीं ना कहीं छूट जो है लोग इस बार उम्मीद कर रही है। कहीं ना कहीं जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद महिलाएं हैं, तो इस बार महिलाओं के लिए विशेष कदम जो है इस बार उठाया जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर महिला है और इस वजह से महिलाओं को लेकर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर महिलाएं ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ऐसा कुछ बहुत अच्छा इस बार के बजट में देखने को मिले, खासतौर पर गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए। हमारे साथ रवीश चौधरी जी लगातार बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं न सिर्फ आम जनता के बजट के संदर्भ में, बल्कि हम देश के बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। रवीश जी, बैंकों के एनपीए और क्रेडिट ग्रोथ, अगर इस सेक्टर पर हम अगर बात करें, समझे इस सेक्टर को, तो बजट इसके लिए कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा, या बजट में इस बार कितना कुछ इन दो सेक्टर्स के लिए होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सीधे इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन की जहाँ पर टारगेट है इन्फ्लेशन 6.8 से 7.2 का जो टारगेट है 26-27 के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एनपीए, जितने एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, प्लस क्रेडिट वर्दी, प्लस जो क्रेडिट्स हम देंगे, सरकार बैंकों के द्वारा देगी जनता तक, उस पर लगाम लगाना, उस पर क्वालिटी क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है देना। और क्योंकि आप अगर क्वालिटी क्रेडिट्स नहीं देंगे या एनपीए की बढ़ोतरी होगी, उस समय एक बड़ा प्रॉब्लम आती है। बाद में सरकार को उस एनपीए को ख़त्म करने के लिए बैंकों को पूल करना पड़ता है फंड, वो इस बार भी होगा। और मुझे लगता है लास्ट ईयर जितना था उसके हिसाब से उतना ही आसपास होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनपीए में गिरावट नहीं देखी गई है, एनपीए उतने ही हैं और क्रेडिट डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। जी, छोटे निवेशकों की अगर हम बात करें, फिर सरकार करेगी बैंक्स में। बिल्कुल बिल्कुल रवीश जी, क्योंकि अगर अब हम बात छोटे निवेशकों की करें, तो एक हमेशा से छोटे निवेशकों का जो एक वर्ग रहा है, वो अक्सर सरकार से नाराज रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि कभी जीएसटी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, फिर महंगाई जिस तरह से बढ़ती गई है। तो क्या लग रहा है कि इस बार के बजट में जो छोटे निवेशक हैं उनको कोई राहत मिलने वाली है, या फिर उनका आर्थिक बोझ कम होगा, कम होने के बजाय जैसा है एज इट इज वैसा ही रहने वाला है? देखिए, इस बजट में तो उनके लिए कुछ खास नहीं होगा, और जितना मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, जितना मैं समझा हूँ, उसमें ऑलरेडी उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि आपने ऑलरेडी काफ़ी बेनिफिट दे रखे हैं सिटीजन्स को, जिस हिसाब से रिटर्न्स फाइलिंग हो रही हैं, और टैक्स का कलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए। अगर सरकार सब कुछ राहत दे देगी तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा जो वो खर्चा करेगी। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बेनिफिट छोटे निवेशकों को होगा। हाँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हालत आप देख रहे हैं, रोज़ का रोज़ पतली होती चली जा रही है।
तो उस हिसाब से मुझे लगता है कैपिटल गेन में ज़रूर कुछ राहत मिलने की आशंका है, मुझे लगता है मिलनी भी चाहिए। मैं खुद ही एक पीड़ित छोटा निवेशक हूँ, तो वो पीड़ा मैं समझ रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल रवीश जी, मैं आऊंगी आपके पास। सीधे चलते हैं हापुड़, जहां से हमारे सहयोगी संजय त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, हापुड़ के लोगों का क्या इस बार जो नजरिया है वो इस बार के बजट को लेकर किस तरह से नजर आ रहा है? बात करें तो इस समय हमारी मौजूदगी हापुड़ के गांव असोड़ा में है, और यहाँ पर जो मौजूदगी है मेरी किसानों के साथ मौजूदगी। बात करते हैं किसानों से कि वो इस बजट से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं और उन्हें इस बजट से क्या क्या नई चीजें चाहिए और किस तरीके की वो सहूलियत इस बजट से चाहते हैं। किसान हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया एक मिनट आप इधर आएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज त्यागी। जैसे कि अब 1 फरवरी में नया बजट जो है बजट आ रहा है, तो उस पर आप किसान होते हुए किस तरीके की उम्मीद रखते हो? देखिए, किसान जो है वो हमारे देश का सर्वप्रथम परिश्रमी व्यक्ति है, और अगर देखा जाए तो किसान को बजट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। जैसा कि किसान खाद से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, जब फसल लगाने का टाइम आता है तो खाद की इतनी परेशानी होती है कि किसान चक्कर ही काटता रहता है, उसे खाद टाइम पे नहीं मिल पाता और उसकी फसल लेट हो जाती है लगाने के लिए। फिर उसके बाद में बात करें तो महंगाई, उसके लिए डीएपी का कट्टा है वो काफी महंगा है, अब इस टाइम महंगाई हो गई है बहुत। फिर दूसरी बात करें डीजल हमारे यहाँ पर इतना महंगा है कि किसान उसे अफोर्ड मतलब उसे ले नहीं पाता है पूरी तरह से। किसान क्या करेगा कि वो ज्यादातर ये सोचे किराए पे अपनी खेत जुतवा लूं किसी से, तो उसमें उसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो उम्मीद है इस बजट से वो क्या है कि क्या क्या चीज मंदी होनी चाहिए किसान के लिए? किसान के लिए दवाइयां जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं वो देखिए मंदे होने चाहिए, क्योंकि किसान इतना ज्यादा मतलब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इस टाइम लगाना पड़ रहा है खेत में कि उसके ही खर्चे से किसान कुछ नहीं बचा पाता। और खाद बिल्कुल मतलब एक तो मिल नहीं पाता टाइम से, दूसरा जो कृषि यंत्र है वो काफी महंगे हो गए हैं, उन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान को। जितनी आधुनिक कृषि यंत्र किसान को मिलेंगे उतनी ही उसे ये मान लीजिएगा कि फसल उगाने में और टाइम से उसको बुआई करने में फायदा मिलेगा। जी, अगर हापुड़ के किसानों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि जितने भी कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, और अगर बात की जाए तो खाद जो है, खाद पे जो महंगाई हो रही है खाद महंगा होना चाहिए। और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है जो बजट चाह रहे हैं। जो बजट कल से 1 तारीख में पेश होने जा रहा है उसमें आप क्या चाह रहे हो कि किसानों के लिए क्या सहूलियत होनी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से कि मतलब हमें दवाई पे छूट मिले और खाद पे छूट मिले। खाद की लंबी लंबी लाइनों में लगा रहना पड़ता है, फसल लेट हो जाती है। और पीछे ऐसा हुआ था कि फसल में यूरिया डालने का समय आ गया, यूरिया मिल नहीं पा रहा और उसमें लाइन लग गई। हमने मतलब हर शिकायत भी करी है और बड़े अधिकारियों से, जब उन्होंने उस पर वो एक्शन लिया है, उसको जाकर फिर खाद का थोड़ा सा बिल्कुल संजय, आपने लोगों से बातचीत भी की है, लोग अपनी राय अपने सुझाव भी इस बजट को लेकर दे रहे हैं और कितनी उम्मीदें उनको इस बार के बजट से है वो ये भी बता रहे। बहुत शुक्रिया संजय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। सीधे रुक करते हैं हमारे मेहमान रवीश चौधरी जी का। रवीश जी, चूंकि वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर विराम लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लोजिंग कॉमेंट इस पूरे बजट को लेकर आपका जानना चाहूंगी। अगर हम कंपैरिजन करें 2024-25 के बजट को लेकर और अब जो ये बजट आने वाला है, कितना बेहतर होगा, कितना अच्छा होगा आपके हिसाब से? देखिए, क्या होगा ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि फ्रीबीज यानी मुफ्त की सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं वो कम हो, यानी ट्रांसफर पेमेंट में पैसा कम जाए, पैसा केपेक्स में ज़्यादा जाए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां से आपको 1 रुपए का 5 रुपया मिलेगा, 2.5 रुपये मिलेगा, उस पर खर्चा ज़्यादा करे सरकार। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करे। स्किल डेवलपमेंट में, जैसा कि आपने कहा था, वो रह गया पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट में पिछली बार 6100 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, इस बार उसको बढ़ा के करीब 7000 करोड़ रुपए खर्चा करना चाहिए उस स्कीम में। और ये देश का बजट है, इसमें ज़्यादा बेनिफिट हम नहीं देख सकते हैं कि मुझे आम जनता को कैसे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, इसमें देश को कैसे बेनिफिट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में हमने देखा ड्रोन्स की काफ़ी आवश्यकता है, तो उस पर खर्चा हो
और यूथ डेवलपमेंट में खर्चा होगा, रूरल बिल्कुल रवीश सेक्टर जी, में अच्छा खासा देश पेमेंट का आप बजट है, देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, देश का किस तरह से इस बजट के जरिए भला हो सके, ये हमें देखना और समझना बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया रवीश जी आपका कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।